लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा खौफ, क्लास 12 का खौफ कि भैया फर्स्ट बुक तो हम कर लेंगे, प्लानिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, ये सब तो हम कर लेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस एलिमेंट्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये सब तो हम कर लेंगे, पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो कोई पढ़ा दे। समझ नहीं आता, ऐसा लगता है एमबीए इन फाइनेंस करने जा रहे हैं जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने जाते हैं। देखो यार, ये एक मिथ है, ये तुम्हारे डर में, तुम्हारे दिल में जो डर है, ये जो तुम्हारे अंदर जो खौफ बैठ रखा है, उसको मिटाने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं। घबराने की एक भी परसेंट बात नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का A to Z कोर्स होगा। मैं आपको लेजेंड बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में ऐसी है जो पढ़नी भी नहीं है, वो यहाँ की यहाँ पे आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को A to Z पढ़ के जाना है, डोंट वरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो रहे होंगे, एमसीक्यूज आपके हो रहे होंगे, 1 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, A to Z आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होगा यार। जितने भी हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे के पूरे चैप्टर्स है, बिजनेस फाइनेंस हो गया, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस हो गया, जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12 वालों की मैं बात कर रहा हूँ, A to Z इसी चैनल पे हो रहा होगा। अगर आप सेशन में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चैनल स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, परफेक्ट जी, सब सही जा रहा है, सब मस्त जा रहा है। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज है बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 पार्ट 1। अब यार भैया पार्ट 1 मत बोला बोलो, क्योंकि हमें ना घबराहट हो जाती है कि पार्ट 1 है, फिर कितने पार्ट्स होंगे, हमें इतना पढ़ना पड़ेगा। अरे यार घबराओ मत, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो पढ़ेंगे। अगर आपका मन करेगा अच्छा लेंगे नोट्स तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12 वी आर बिगिनिंग। आई होप आपका दिन बड़ा अच्छा जा रहा होगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बिजनेस फाइनेंस, पहली बात तो फाइनेंस चाहिए क्यों, इसमें 3 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं। सबसे पहले 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। यार हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले समझते हैं कि ये टॉपिक आया ही क्यों। कोई भी बिजनेस फर्म को 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। सबसे पहला, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, लिख लो इसको, कहां जाएगा पैसा, कहां जाएगा, मतलब कहां जाएगा मतलब यूटिलाइज कहां होगा, और एट द एंड ऑफ द डे किस किस में बटेगा। किस किस मतलब KISS मत मान लेना, इसको गलती से लिखा गया हो। किस किस में ये माल बटेगा भैया, ये तो बता दो किस किस में बटेगा। जिसको बोलते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं कि तुम्हारी फर्म ने लेट्स से प्रॉफिट कमाया तो वो पार्टनर्स में बटेगा या एक सोल प्रोप्राइटर रखेगा। कौन रखेगा, हमने पढ़ रखा है ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है कि भैया पार्टनरशिप है तो अग्रीड रेशियो में बटेगा प्रॉफिट, अगर कंपनी है तो स्टेक होल्डर्स में बटेगा, शेयर होल्डर्स में बटेगा, डिविडेंड जाएगा, डायरेक्टर्स को जाएगा, सैलरीज जाएंगी, तो भैया किस में बटेगा। तो ये 3 क्वेश्चन हमें आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 3 क्वेश्चन की बात ही इसी चैप्टर में करने वाले हैं। ए पूरा का पूरा चैप्टर याद रखना, चैप्टर 9 कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। वो करने से पहले हम समझने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस पढ़ने का मोटिव क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कंपनी अपना पैसा यूज कहां करती है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पैसा कहां से आएगा, क्यों पैसा क्यों चाहिए कंपनी को या किसी फर्म को, बिजनेस को पैसा क्यों चाहिए। बहुत बच्चे आंसर नहीं कर पाते, सर पैसा क्यों चाहिए। अरे यार कमाएगा कैसे, कमाएगा क्या, खाएगा क्या, धोएगा क्या, मतलब अगर कुछ भी तुम्हें करना हो पैसा चाहिए भाई साहब, घर चलाना हो पैसा चाहिए, अपने बच्चों को बाहर भेजना हो पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। जब तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के नंबर 1 टॉप कॉलेज में जा रहे होगे ना, तो तुम्हें क्या चाहिए, पैसा। वहां पे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा कहां से आ रहा है, कोई ना कोई बिजनेस वो चला रहे होंगे, किसी ना किसी को गुड प्रोवाइड करा रहे होंगे, किसी ना किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे होंगे, कुछ लोगों के पेरेंट्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो पैसा कहां से आएगा, ये फॉर्म को सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इस पूरे टॉपिक की बात करेंगे, हम किसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, अपने आप को एक बिजनेस फर्म के पर्सपेक्टिव से सोच रहे होंगे। पैसा कहां जाएगा, पैसा आ गया, जाएगा कहां, क्या खरीदूं मैं इससे, मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दूं, फर्नीचर खरीदूं, स्टॉक कम हो रहा है वो करूं, मेरे ऑफिस का एसी खराब हो गया क्या करूं, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करूं, सही पैसा सही जगह जाए और सही अमाउंट में जाए, सही टाइम पर जाए, कैसे करूं, सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड, ये सब पैसा लगाने के बाद जो मेरी लागत आएगी, लागत मतलब मेरा प्रॉफिट आएगा, जो मुझे मुनाफा होगा, जो मुझे कमाई होगी, वो मैं किस किस में बांटूंगा, क्या मेरे सोल के एफर्ट्स हैं,
सोल के एफर्ट्स हैं, या मैं एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा हूं, या मेरा कोई पार्टनर है उसके साथ काम कर रहा हूं, या मेरी कंपनी को किसी स्टेक होल्डर ने फंड कर रखा है, तो ये तीनों डिसीजंस लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें सोचनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस फाइनेंस का हमने क्रक्स पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं इन 3 क्वेश्चंस का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। 15-20 मिनट का सेशन होगा, ज्यादा लंबा सेशन होगा नहीं। स्टार्ट करते हैं। सर, फाइनेंस as we all know is essential for running a business। क्यों है भैया? कमाएगा कैसे, मॉडिफाई कैसे करेगा, एक्सपैंड कैसे करेगा? डेली रूटीन में आपको कैश चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। जब तक कस्टमर आपके पास नहीं आएगा तब तक फाइनेंस नहीं आएगा। फाइनेंस नहीं आएगा तो लॉन्ग टर्म तक बिजनेस नहीं चल पाएगा, सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द फाइनेंस इज इन्वेस्टेड। पहली बात तो चाहिए को बिजनेस को पैसा। अब इसमें पढ़ते हैं व्हाट डज बिजनेस फाइनेंस मींस। पढ़ते हैं अभी कि बिजनेस को चाहिए पैसा टू मॉडिफाई, टू स्केल, टू अपग्रेड इटसेल्फ। तो बिजनेस को पैसा चाहिए टू अपग्रेड इटसेल्फ, टू रन। अब ये डिपेंड करता है सक्सेस ऑफ द बिजनेस होगी या नहीं होगी कि उसने जो फाइनेंस उठाया है, जो सबसे पहला क्वेश्चन कहां से आएगा, फाइनेंस उठाया है, उसको हम किन किन एसेट्स में, किन किन ऑपरेशंस में, किस किस टाइम पे, किस किस कॉस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत सिंपल सा तुम्हें एक एग्जांपल दूं। तुम्हें 10 करोड़ रुपए लोन लेना है। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द बिजनेस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स एंड ऑपरेशंस एंड हाउ टाइमली एंड चीपली द फाइनेंसेस आर अरेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम विद इन द बिजनेस। तुम्हें 10 करोड़ रुपए चाहिए, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, तुम सोल प्रोप्राइटर हो, ठीक है? तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तुम गए रिलेटिव्स के पास, रिलेटिव्स ने कहा भैया कोई बात नहीं। अब यार रिलेटिव्स कहेंगे देखो 10 करोड़ की बात है बट हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चाहिए। रिलेटिव्स ने कहा 15% पर एनम के हिसाब से तुम इंटरेस्ट देते रहना, हम तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे देते हैं, तुम अपने बिजनेस में लगा लो, पर जब तुम रिटर्न करोगे भैया आप पर एनम 15% इंटरेस्ट लगेगा। एक ऑप्शन हो गया ये। अब तो मैंने सोचा अगर मेरे पास दिमाग होगा, अगर मेरे पास नॉलेज होगी, तो मैं कहूंगा यार मेरे पास एक सोर्सेस थोड़ना है, मेरे पास तो मल्टीपल सोर्सेज है। मैं जाता हूं बैंक के पास, मैं जाता हूं बैंक के पास। अब बैंक ने, तुम मान नहीं सकते बैंक ने क्या बोला। बैंक ने बोला सर आप ले लो लोन, बस आप हमें 10% ले लेना। दगाबाज रे, दगाबाज रे। तो ये कौन निकले दगाबाज? अपनों ने ही 15% मांग लिया। बैंक मांग रहा है 10%, अपनों ने मांग लिया 15%। तो ऑब्वियसली हर लोन लेने की, हर फाइनेंस बोरो करने की कुछ ना कुछ कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट ज्यादा है क्योंकि मुझे 15% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। सिमिलरली इसकी कॉस्ट कम है क्योंकि कॉस्ट इज लेस, क्योंकि मेरे को सिर्फ 10%। अगर इससे कंपेयर करके देखो तो 10%। अगर मेरे पास कोई थर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिससे मैं पैसा उठा सकता हूं, तो यार और वो मेरे को फाइनेंस में कह रहा है कि सिर्फ आप मेरे को 8% दो, तो मैं ऑब्वियसली कहूंगा सर हाँ 8% पे जाओ। तो कॉस्ट बहुत मैटर करती है। हर फाइनेंस डिसीजन लेने के लिए आपको जहां से भी फाइनेंस उठाना है, कॉस्ट बहुत मैटर करती है, टाइम बहुत मैटर करता है, वो कितने टाइम में आप रिटर्न करने वाले हो वो बहुत मैटर करता है। समझ आ गई? बिल्कुल ठीक है जी। अब नहीं बैंक तो बोल दे, अब बैंक बोल दे कि भैया, बैंक बोल दे 10% है, 10% इंटरेस्ट पे, बट आपका लोन सैंक्शन होगा 5 दिन बाद। अरे यार बैंक को भी पूरा का पूरा वेरीफाई करना है, आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करनी है। 10% 5 डेज में सैंक्शन होगा लोन। और यही आपके रिलेटिव्स कहे देखो यार 15% है और अभी के अभी ले ले, 1 डे के अंदर अंदर, विद इन 1 डे यू टेक 10 करोड़ फ्रॉम अस। तो यार और किसी को, इंसान को भाई अभी ही चाहिए, उनको आइडिया आया है कोई और उसको अभी इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको 10 करोड़ रुपए की जरूरत बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्ली है। तो डिसीजन आता है कैन ही वेट फॉर 5 डेज टू सेव द 5% पर एनम और कैन ही नॉट वेट फॉर 5 डेज। वो कहेगा नहीं सर, डिपेंड करेगा कि टाइम कितना है हमारे पास। तो वो कहेगा नहीं सर हमें तो 15% पे ही लोन दे दो, अब मेरे को तो आज के आज ही चाहिए पैसे, मुझे आज के आज ही चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं 5% ज्यादा दे दूंगा, बट मुझे टाइमली लोन चाहिए, टाइमली चाहिए पैसा, टाइमली इन्वेस्टमेंट करनी है। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टाइमली होगी, कम कॉस्ट पे होगी, ज्यादा मैक्सिमम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा उसका, तभी मजा आएगा। अब मान लो 10 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, इन्वेस्टमेंट कहां करी पता ही नहीं चल रहा। बहुत बार ऐसी कंपनीज, बहुत कंपनीज के बारे में मैंने सुना है ऐसा, और मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बट क्या करते हैं फाउंडर्स जो होते हैं कंपनी के, किसी से फंडिंग उठा ली, वो फंडिंग बिजनेस में लगाई ही नहीं, चोरी कर ली और भाग गए। चोरी कर ली और बिजनेस और फंडिंग लेकर भाग गए। भाई साहब बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है सोचना, पर ऐसा होता है। तो यार क्या वो इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स एंड ऑपरेशन में हो रहे हैं?
ऑपरेशन में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सर व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अब ये आता है अच्छा खासा टॉपिक, पूरा का पूरा आपका जितना भी कोर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, कि आप फाइनेंस कैसे कैसे बोरो कर सकते हो, कैसे कैसे ले सकते हो, किस तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किस प्रोजेक्ट में आपको समझ आएगा कि मैं कौन सा डिसीजन लूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूं, डिविडेंड डिसीजन लूं, फाइनेंशियल डिसीजन लूं, किस प्रोजेक्ट में मैं कौन सा डिसीजन लूं ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा हो मैं प्रॉफिटेबल निकलूं। इसका यार एक्सटेंडेड वर्जन आपको बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम के सब्जेक्ट में मिलता है। उस सब्जेक्ट का नाम होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन शॉर्ट उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि आप देखते हो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको किससे ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, किससे कम प्रॉफिट होने वाला है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना वायबल है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का मतलब ये समझ लो बिजनेस मॉडल, किस बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना ज्यादा वायबल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, अभी हमने इससे पहले भी बात करी थी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमल प्रोसीजर, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, कि मैं सही सोर्स से तो उठा रहा हूं। प्रोक्योरमेंट मतलब प्रोक्योर करना, मतलब पैसा उठाना, मतलब पैसा बोरो करना, मतलब पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जो अब तुम इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लेना चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, सारा का सारा तुम अपनी जेब से नहीं डाल सकते, किसी ना किसी इंसान को तुम अपना आइडिया पिच करोगे, चाहे बैंक से लोन लोगे, मल्टीपल तरीके हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पर प्रोक्योरमेंट मतलब कहां से पैसा आ रहा है, एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। अरे वो फाइनेंस ढंग की जगह यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उससे बोलते हैं। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट different available sources of finance are identified and compared in terms of their cost and associated risk। वही जो हमने बात करी, तुमने बात समझ आ गई होगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ आ गई कि भैया किस प्रोजेक्ट किस प्रोस्पेक्ट में अगर तुम इसकी बात करो ना, जो हमने एग्जांपल लिया था क्या मिटो दिया क्या? हाँ हमने एग्जांपल हो गया नहीं, ओके एग्जांपल हमने मिटो दिया है। उसका बेसिकली ये सोर्स था ना कि हमारे पास तीन सोर्सेज हो गए, एक 8% दे रहा है, एक 10% दे रहा है, एक 15% इंटरेस्ट पे दे रहा है हमें लोन। तो हमें देखना है कि कॉस्ट किसमें सबसे कम है और रिस्क सबसे कम किसमें है। पता लगा रिलेटिव ने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे दिया, तुम चुका नहीं पाए, तो तुम्हारे पास आ गई गोली लेके, आ जाओ भाई कहाँ है हमारे पैसे, जल्दी निकाल जल्दी निकाल, रिस्क बहुत ज्यादा है। बैंक में कंपैरेटिवली रिस्क कम है क्योंकि तुम मोस्टली अपना घर दे रहे होगे या घर गिरवी रख रहे होगे, अपनी शॉप गिरवी रख रहे होगे, अपनी जान तो खतरे में नहीं है। रिलेटिव्स का क्या पता भाई आ जाए, क्योंकि वो तो इनफॉर्मल सेक्टर से तुम लोन उठा रहे हो। फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में हमने पढ़ रखा है, फॉर्मल सेक्टर से लोन उठाने का मतलब, फॉर्मल सेक्टर से इन्वेस्टमेंट उठाने का मतलब तुम उठा रहे हो बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट हो। यही तुम इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाओ, तुम देखना बहुत बार जब तुम लेनी देनी होती है ना, तुम्हारी लेन देन करते हो तुम अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्ती टूट जाती है भैया कैश के चक्कर में, भाई मेरे पैसे वापस दे, मुझे नहीं पता। रिलेटिव्स कल को आ जाए भैया आ जाए भाई क्या सीन है, कहां है हमारे पैसे, तो क्या है मोर रिस्की है। मल्टीपल फैक्टर्स हमें इसमें देखने हैं, राइट। लास्ट टॉपिक पे आज हम आ गए हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं गारंटी बता रहा हूं लास्ट टॉपिक है ये, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म। उसके बाद हम कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से स्टार्ट कल की क्लास में। क्लास 12 वालों के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूं, स्टाफिंग तक बुक 1 में स्टाफिंग तक हमारा ए टू जेड हो चुका है सिलेबस। यहां पे हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर दिया है हमने, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पूरा का पूरा बुक 2 पूरी पूरी बुक हम जल्दी खत्म कर रहे होंगे। बुक 2 पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी से हम खत्म कर रहे होंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज, देख लो जी, प्राइमरी एम इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब ये क्या लोचा है भाई, अरे लोचा कुछ नहीं है, बस तुम एक बात मान लो, इस केस में तुम सोल प्रोप्राइटर नहीं हो, तुम एक कंपनी हो। जो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंपनी, की तुम्हारी खुद की एक कंपनी है। अब तुम्हारी कंपनी का फंड कहां से आया है, तुम्हारी कंपनी का फंड आया है और ये कंपनी आईपीओ में मतलब ये स्टॉक मार्केट में रजिस्टर है। स्टॉक मार्केट में रजिस्टर का मतलब है तुम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो अपने शेयर्स देने के लिए, और पब्लिक को इनवाइट कर रहे हो कि आप हमारे शेयर्स खरीद सकते हो, यू आर एबल टू गिव देम सम राइट्स ऑफ योर कंपनी, शेयर होल्डर बनाना चाह रहे हो तुम उनको अपना, समझ आ गई। तो तुम्हें फंड दे रही है कौन, पब्लिक। पब्लिक इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है, शेयर्स। शेयर्स जब मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये सर जो पब्लिक हमें रोकड़ा दे रही है, पैसा दे रही है, वो क्या बन चुकी है, हमारा शेयर होल्डर। कंपनी का मेन एम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम, मेन पर्पस, प्राइमरी एम क्या है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ये तभी पॉसिबल है जब हम फाइनेंस कम कॉस्ट पे उठाएंगे, लेस रिस्क पे उठाएंगे,
जो जो फाइनेंस उठाया उसको ढंग की जगह इस्तेमाल करेंगे और जो प्रॉफिट आया उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसमें कोई लोचा नहीं होगा, उसमें कोई घपला नहीं होगा, सारा का सारा लीगल काम है, सारा का सारा व्हाइट काम है, ब्लैक का काम कुछ नहीं है। ठीक है जी, which is referred to as the wealth maximization concept। इसी चीज को प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, इसी चीज को बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसमें वेल्थ किसकी है? वेल्थ है शेयर होल्डर की। अरे शेयर होल्डर ही कंपनी के मालिक होते हैं। तुम कहोगे हैं ये कैसी बात बोल रहे हो? हाँ यार, बहुत बहुत सही बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। अब एक बात सुनो मेरी, तुम्हारी एक कंपनी है, उसमें 100% शेयर था तुम्हारा जब तुमने एस्टैब्लिश करी। तुम्हारी एक कंपनी है, उसमें 100% शेयर था, एक 100% शेयर था तुम्हारा जब तुमने कंपनी स्टार्ट करी। अब तुम्हारा शेयर हो गया है सिर्फ और सिर्फ 12% और रेस्ट ऑफ द शेयर 88% किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, पर काम अभी भी तुम खुद ही कर रहे हो उस कंपनी में। तो यार हमने बता रखा है कंपनी के अंदर मैनेजमेंट और ओनरशिप कुछ और होती है। मैनेजमेंट जो हेड कर रहा है, तुम्हारी मैनेजमेंट अभी भी हो सकती है, तुम सीईओ हो सकते हो, बट कंपनी के मालिक नहीं हो सकते। क्यों? कंपनी के मालिक तो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास 88% शेयर्स हैं वो कंपनी के मालिक हैं। अब मान लो हमारे पास 5 बंदे हैं, कंपनी में 5 इन्वेस्टर्स हैं, हर इन्वेस्टर ने 20% ऑफ द शेयर ले रखा है, तो सर वो 5 के 5 बंदे 20% के मालिक हैं कंपनी के। शेयर होल्डर्स वेल्थ इसको बोलते हैं। शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं। इस केस में हमने मान लिया कि पब्लिक कंपनी की मालिक है, क्योंकि पब्लिक ने भी तो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। सिमिलरली कोई इन्वेस्टमेंट करता है, हमने देखा है कि फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट करी रिलायंस जियो में, तो फेसबुक उस कंपनी का कुछ ना कुछ पार्ट का मालिक बन गया है। उस शेयर होल्डर की रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, रिलायंस मैं हूं, रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फेसबुक की वेल्थ मैक्सिमाइज करना ही मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा एम होना चाहिए। जितनी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलायंस कंपनी में चल रही है उसका एक ही एम है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज करें। ये बात तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए अब तक, राइट? दिस इज बिकॉज अ कंपनीज फंड्स बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स। वही जो हमने एक्सप्लेनेशन बताई, सिमिलर वो एक्सप्लेनेशन है। And the manner in which they are invested and return earned by them determines their market value and price। अब तुम बोलो ठीक है सर, हमने तो शेयर उठा लिए, हमने तो इन्वेस्टर्स बुला लिए, और पर हो क्या रहा है? जस्ट अ सेकंड, इन्वेस्टमेंट कर दी हमारी कंपनी ने, किसी इंसान ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, अब उसकी इन्वेस्टमेंट का हम गलत फायदा उठा रहे हैं और उसकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्पसेस में लगा ही नहीं रहे। तो भैया घबराना मत, जिसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसने तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, वो विड्रॉ कर लेगा 2 मिनट से पहले। वो कहेगा ये इस कंपनी का तो मार्केट वैल्यू ही नहीं बढ़ रहा, इस कंपनी के शेयर का प्राइस ही नहीं बढ़ रहा, मैं क्या करूं इसका शेयर रख के। जब भी शेयर होल्डर्स एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स देते हैं, उनका मेन पर्पस कंपनी को चलाना नहीं होता है, उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट वो तभी कमा पाएंगे जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उनको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, और एट द एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर्स ये तक डिसाइड कर सकता है कि यार हम बस शेयर होल्डर्स हो गया भाई, पहले हमने एक कंपनी का शेयर 10 करोड़ में खरीदे थे, अब उन शेयर्स की वैल्यू 20 करोड़ हो गई है, तो अब हम बेच के निकल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो यार इन केस ये मैटर करने वाला है कि इन्वेस्टमेंट जो कर रखी है, एक सेकेंड, ये मैटर करने वाला है कि जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको क्या इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न कैसे आइडेंटिफाई होता है? मार्केट वैल्यू और प्राइस से। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हल्के हल्के समझते चलेंगे। अभी तुम्हें जिस समझा रहा हूं पूरा का पूरा बेस किससे बना है ये। तो भैया रिटर्न कब मिलेगा? जब मार्केट वैल्यू और प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही होंगी। ठीक है जी। लास्ट पॉइंट, ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस aim at ensuring that each decision is efficient and adds some value। each decision, यहां पे डिसीजन वही हो गए 3, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। such value additions tend to increase the market price of shares, जो कि हमारा अल्टीमेट मोटिव है। इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स अल्टीमेट मोटिव है या नहीं है, पर उससे होगा क्या? उससे निकलेगा हमारा प्राइमरी एम, विच इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, विच इज मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा और प्राइस इंक्रीज होगा, मार्केट वैल्यू कंपनी की इंक्रीज होगी, प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा। ये सारा का सारा आई एम श्योर समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यार खत्म होता है। कांग्रेचुलेशंस, चैप्टर 9 पार्ट 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन।
बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 पार्ट 1 हमारा खत्म हो चुका है। हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया, ए टू जेड हमने पढ़ लिया कि यार जितना भी हमारे सोर्सेज हैं, मल्टीपल डिसीजन लेने पड़ेंगे हमें इस पूरे पूरे चैप्टर में। इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड फाइनेंशियल डिसीजंस वो क्या होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हमने प्रेमिस पढ़ लिया कि हम बिजनेस फाइनेंस हमारे लिए जरूरी क्यों है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आपको ये सारे के सारे ए टू जेड नोट्स मिल रहे होंगे। अगर आपने हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज यार टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर लो। और यार एक और बात, ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स लाइन अप है लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे। It's our own in-house application where we are seeking to provide you premium quality content at a very low cost. हम कोई कॉस्ट नहीं चार्ज कर रहे हैं, सारे के सारे नोट्स फ्री हैं, ये सारी की सारी वीडियोस जो भी हम YouTube पे लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं सारा का सारा अपलोड हो जाता है हमारी एप्लीकेशन पे। इसके बाद ये समझने की जरूरत नहीं है अरे यार किसका पढ़ूं, YouTube पे इतने सारे ऑप्शन है समझ नहीं आ रहा। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे चैप्टर वाइज पार्ट वाइज ए टू जेड चीजें आपको मिल रही होंगी। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी मुलाकात होगी। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।